तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भारत से संबंधित कुछ वन लाइनर कर रहे थे हम लोग। इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत के बारे में जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न हो चुके थे, लगभग 20 से 25 प्रश्न हुए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले इस वीडियो के बाद। इसमें आते हैं, ये है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। मतलब भारत की कौन सी वह राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा, समुद्र से उसकी जो बाउंड्री है बहुत लंबी लगी हुई है। इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वह सबसे लंबी है। आगे देखते हैं, सारे प्रश्न वन लाइनर ही हैं, तो आप याद करते चले। इसको नोट करना है कॉपी में तो नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और उन 8 राज्यों का अगर नाम आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो पहला राज्य है गुजरात। गुजरात से स्टार्ट होता है इसका। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप देख सकते हैं 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हीं 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरता है। तो आपको सबसे पहला राज्य देखना है गुजरात और सबसे अंतिम राज्य देखना है जो कि है मिजोरम। आगे देखते हैं आगे कौन से प्रश्न हैं। तो ये भी आपको याद करना है कि जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है। तो ये तो ज़रूर ही याद कर ले कि 8 राज्य हैं। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। भूमध्य रेखा का आपने नाम सुना होगा, मैं बता देता हूँ। जो पृथ्वी है उसको एक लाइन 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थन हेमीस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को साउथर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं। और जो बीच वाली लाइन है इसी को हम लोग, जो 0 डिग्री लाइन है, इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर सब इसी का नाम है। तो भारत, आपको पता होगा कि नॉर्थन हेमीस्फीयर जो है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे भारत स्थित है। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। आपको पता होगा कि जो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वही इंदिरा पॉइंट है। और नॉर्थन जो पॉइंट है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर की ओर पड़ता है, उसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं। तो यही भूमध्य रेखा की ओर कौन सा हिस्सा लगेगा, तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा भारत का वही ना लगेगा। तो यही आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं, इसका आंसर आपको पता चल गया कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट है। आगे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो इंदिरा पॉइंट है वह भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। मतलब भारत में और सब स्थान के से कंपेयर करें तो इंदिरा पॉइंट सबसे नज़दीक है भूमध्य रेखा से। तो ये है कहाँ, तो ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो अंडमान निकोबार है उसी समूह में ये है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि जो अंडमान, अच्छा वो क्वेश्चन आगे है, आगे मैं बता देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। इसके पहला वाला जो प्रश्न था, वीडियो स्टार्ट होने का जो पहला प्रश्न था वो था किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे बड़ी है। तो उसका आंसर आपको याद होगा, गुजरात था। गुजरात की जो समुद्र तटरेखा है बहुत ही लंबी है। भारत में सबसे बड़ा राज्य यही है। बड़ा राज्य नहीं, मतलब कि जो समुद्र तट रेखा है सबसे लंबा इसी राज्य का है, गुजरात का। और सबसे छोटा किस राज्य का है समुद्र तट रेखा, तो गोवा का। ठीक है, तो सबसे बड़ा पता चल गया आपको, सबसे छोटा पता चल गया। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थल सीमा लगता है। और कितना लगता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो कितना लगता है, भारत कितना शेयर करता है, तो 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। इतना लंबा सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं,
आपको अगर यह जानना है कि कौन से स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ लगते हैं तो भी मैं बता देता हूँ। तो 5 स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ लगते हैं और नाम है उनका वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। यही वह 5 राज्य हैं। वेस्ट बंगाल आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में बार बार बांग्लादेशी घुस जाते हैं। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं। तो और भी बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो त्रिपुरा है, भारत का राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश है, उसके बीच में एक जीरो लाइन पड़ती है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जीरो लाइन किस के बीच पड़ती है, तो जीरो लाइन जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच पड़ती है। और भी आता है कि क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ लाइन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो बॉर्डर है उसको भी रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। ये प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना भाग कौन सा है भारत का। तो ये है, इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार, मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया है। आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि जो नीचे वाले हिस्सा है भारत का, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो यही वाला जो भाग है वह सबसे प्राचीन है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। जो भारत का पूर्वी समुद्र तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी तट को। तो आप मैप पे इसको आसानी से समझ सकते हैं, मैप देख के समझ लीजिएगा। अभी डायरेक्ट समझ लीजिए वन लाइनर, कोरोमंडल तट कहा जाता है उसको। आगे देखते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ स्थित है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गोवा से दमन तक का जो तट है, समुद्री तट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यही वाला जो हिस्सा है गोवा से दमन, इसी को बोलते हैं कोंकण तट। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई। जो लक्षद्वीप में समूह है, लक्षद्वीप समूह में जो जितने भी आइलैंड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो किसके द्वारा हुई है, परवाल द्वारा हुई है। आगे देखते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लाता रहता हूँ। जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ सब पॉइंट से बताता हूँ। जैसे कि अभी भारत से संबंधित प्रश्न मैं बता रहा हूँ तो लगभग 4 से 5 वीडियो केवल इसी पे आएगा। वैसे ही अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि गांधी युग से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 वीडियो आए थे। फिर यूएनओ से रिलेटेड 4-5 वीडियो हैं। तो अगर आप उन सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो उनसे बाहर एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न नहीं आता है। देखिए, ये न्यू मूर द्वीप, जो न्यू मूर आइलैंड है, ये कहाँ स्थित है, न्यू मूर आइलैंड। इससे रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन है नीचे। तो न्यू मूर आइलैंड जो है वो कहाँ स्थित है, अंडमान सागर में स्थित है। न्यू मूर आइलैंड जो है वो कहाँ है, अंडमान सागर। आगे देखिए, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। रामेश्वरम जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि लक्षद्वीप जो समूह है उसमें कुल कितने आइलैंड है, कुल कितने द्वीप हैं। तो उसमें 36 आइलैंड है, 36 द्वीप बसे हुए हैं उसमें। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि जो लक्षद्वीप समूह है उसमें तो आपको पता हो गया कि 36 आइलैंड है, मतलब 36 आइलैंड है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कितने ऐसे द्वीप हैं जिस पे मानव का वास है, मतलब कितने ऐसे द्वीप है जिसमें मनुष्य रहता है। तो सामने आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 ऐसे द्वीप हैं जिस पे लाइफ है, मतलब मानव रहता है। आगे देखिए, भारत किस स्थल को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सियाचिन जो है, जम्मू कश्मीर में जो सियाचिन है उसी को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो पता होगा कि ये बहुत ऊंचाई पे स्थित है और वहाँ पे बर्फ़ के कारण चारों तरफ
सफ़ेदी छाई रहती है, इसलिए इसको हम लोग सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं सियाचिन को। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे जो ऊंचाई पे युद्ध स्थल है वह सियाचिन ही है, और सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी क्या है, सियाचिन ही है। आगे देखते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी हम लोग ऑनलाइनर कर रहे हैं इसलिए इसको एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। अक्साई चीन है जो कि चीन के अधिकार में है अभी भी, लेकिन वह है भारत का हिस्सा। आगे देखिए, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख इसका आंसर है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर आपको क्या टिक करना है? लद्दाख। आगे देखिए, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो देशांतर स्थिति है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। और वैसे ही अगर आपसे अगर जो लैटिट्यूड होता है, ये तो लॉन्गिट्यूड है, को पता होगा कि इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ऐसे जो रहता है इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये तो इंडिया, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल जो ये पोजीशन है, स्थिति है, वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और अगर ऐसे देखें लैटिट्यूडनल देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हो जाएगा 37.6 डिग्री 37.6 डिग्री नॉर्थ से लेके यहाँ पे 8.4 डिग्री नॉर्थ, मतलब ऐसे इसको तो ऐसे बोलना चाहिए, 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ। मतलब लैटिट्यूडनल ऐसे देखें तो 8.4 डिग्री जो है नॉर्थ में, उस लैटिट्यूड से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड तक भारत का विस्तार है। और अगर इसमें देखते हैं हम लोग देशांतर में, तो क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं, ये अक्षांश है, 8.4 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और देशांतर क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। न्यूमूर द्वीप से क्वेश्चन है ये। न्यूमूर द्वीप अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अंडमान सागर में स्थित है। जो अंडमान सागर है, अंडमान निकोबार जो ग्रुप है, उसी में ये स्थित है न्यूमूर द्वीप। तो आपको बताना है कि किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो किस देश के साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद है इसी द्वीप के कारण। आगे देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने बताया है कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो भारत है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ईस्ट की तरफ। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, जो दादर एंड नगर हवेली है यूनियन टेरिटरी है भारत का। तो क्वेश्चन है कि जो ये है भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है दादर एवं नगर हवेली? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादर और नगर हवेली कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आने के बाद कन्फ्यूजन होने लगेगा, इसलिए आप ध्यान से देख ले इसको। और ट्रिक से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं याद करें, ट्रिक 3 से 4 दिन के लिए होता है, उसके बाद आप भूल जाएंगे। आगे देखिए, किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक के आधार पे याद नहीं करें। देखिए, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा, किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम ही क्या है? नेफा। किस देश का पुराना नाम नेफा है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कई बार एग्जामों में आ चुका है ये। आगे देखिए, तो प्रश्न खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने जो बोला था कि आगे कुछ प्रश्न हैं उससे रिलेटेड, लेकिन नहीं थे, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं पहले। तो जो आपको बताना है वो आप ध्यान से देखें। अंडमान और निकोबार के बारे में बता रहा हूं, अंडमान और निकोबार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितना डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है? तो कितना डिग्री चैनल या कितना डिग्री लैटिट्यूड है? 10 डिग्री। 10 डिग्री लैटिट्यूड अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये डिग्री है, 100 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद हो गया कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है।
और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जो अंडमान है उसमें 4 ऐसे द्वीप हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और नीचे की ओर 3 होते हैं, 1 2 3, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। क्या बोलते हैं? नॉर्थ अंडमान। जो सेकेंड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल अंडमान। फर्स्ट को नॉर्थ अंडमान, सेकेंड को मिडिल अंडमान, जो तीसरा है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अंडमान, और जो सबसे नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान। समझ में आ गया? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। प्रश्न यहाँ से आता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आपको पता होगा। तो सीधे प्रश्न आता है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? अंडमान के किस द्वीप, अंडमान या निकोबार, सीधा क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार के किस द्वीप में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार का राजधानी है। तो आपको याद रखना है कि जो ये वाला जो द्वीप है साउथ अंडमान, इसी में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको ये पता चला है अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है? 10 डिग्री लैटिट्यूड अलग करता है। और फिर एक प्रश्न आपको पता चला है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? साउथ अंडमान में। और भी क्वेश्चन है, और भी ये नीचे देखिए, जो ये वाला है ये निकोबार का, ये तीनों द्वीप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार, CAR, कार निकोबार। उसके नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल L है, लिटिल निकोबार। और जो सबसे नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार, GREAT, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो सबसे नीचे वाला और इसमें से जो अंडमान से तो मैंने क्वेश्चन बता दिया है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, और इससे आता है निकोबार से। ये तो आपको पता ही होगा, अंडमान और निकोबार, अंडमान ऊपर है निकोबार नीचे है, मतलब कि जो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो निकोबार में ही होगा। तो प्रश्न सीधे आता है कि जो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको मैंने वीडियो में बताया था बीच में, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वह किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पे स्थित है? तो सबसे नीचे वाले पे होगा। किस पे? ग्रेट निकोबार पे। समझ में आ गया? पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में स्थित है, और जो ये है इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कहाँ स्थित है? निकोबार में। तो किस निकोबार में स्थित है? तो उसका द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसी पे स्थित है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, तो किस द्वीप पे है? तो आपको पता चल गया कि ग्रेट निकोबार में है। इसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। एक और प्रश्न बनता है कि जो इंदिरा पॉइंट है इसको पहले क्या बोला जाता था? तो इसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का ही नाम था, आपको ये भी ध्यान देना है। तो इतने सारे प्रश्न हो गए। मैं कुछ लक्षद्वीप के बारे में भी बता देता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कुल कितने आइलैंड है? तो लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है। तो क्वेश्चन इससे क्या आता है, आप ये देखें। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि लक्षद्वीप में कुल कितने आइलैंड हैं? कुल कितने आइलैंड है? 36। प्रश्न आता है कि जो लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है भारत के लेफ्ट साइड में स्थित है, वो मिनिकॉय से कितना डिग्री पे अलग हुआ है? मिनिकॉय से जो लक्षद्वीप है कितना डिग्री पे अलग हुआ है? तो कितना डिग्री पे अलग हुआ है? यहाँ पे है अगर मिनिकॉय, और ये है लक्षद्वीप, ऊपर की तरफ लक्षद्वीप, तो कितना डिग्री से अलग हुआ है? ये 9 डिग्री लैटिट्यूड से अलग हुआ है। 9 डिग्री लैटिट्यूड है, यही लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और एक आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिकॉय है उसके नीचे मालदीव पड़ता है। मिनिकॉय के नीचे कौन सा देश पड़ता है? मालदीव। तो ये मिनिकॉय और जो नीचे जो मालदीव है, इसके बीच में एक लैटिट्यूड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आता है कि मिनिकॉय से मालदीव कितने डिग्री पे अलग होता है? तो कितने डिग्री पे अलग होता है? 8 डिग्री पे। तो 2 प्रश्न आपको याद रखना है इससे कि 8 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 8 डिग्री अक्षांश, वह किसको किसको अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और 9 डिग्री अक्षांश जो है वह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसको जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप समूह जो ये है, इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा।
अच्छे से। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसको मैं इसमें डिस्कस करता हूँ लक्षद्वीप को तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।